नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 5, मनोभार एवं स्वास्थ्य। दोस्तों, इस चैप्टर के पहले वीडियो में हमने मनोभार का अर्थ, स्वरूप और उसके प्रकारों की बात की थी। आज हम बात करेंगे लेजारस के कोष्ठक एवं मॉडल की। 1950 से 1960 के दशक में मनोविज्ञान के वार्तनिक एवं बोधात्मक अभिगमों के बीच अपने महत्व को सिद्ध करने का विवाद चलता रहा। उसके बाद रिचार्ड लेजारस ने विचार एवं भावना के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए। उनके मतानुसार कोई भी घटना या प्रसंग अच्छा या बुरा नहीं होता, परंतु उसके विषय में हम जो सोचते हैं उसका विधायक या निषेधक प्रभाव उत्पन्न होता है। यानी कि घटना महत्वपूर्ण नहीं होती, किंतु घटना के बारे में हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं या विचार करते हैं उसका असर हम पर ज्यादा होता है। मनोभार की समग्र प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ती है, किस किस प्रकार के मनोभारक हैं, उन मनोभारों के प्रति व्यक्ति किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है और उसकी उन प्रतिक्रियाओं के लिए भी कौन कौन से परिबल जिम्मेदार है, उसको इस कोष्ठक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। आइए इसे हम विस्तृत रूप से समझते हैं। इस कोष्ठक के अनुसार मनोभार उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के प्रति आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे, उसका आधार मुख्य 3 बातों पर है। पहली बात है मनोभारक का स्वरूप, दूसरा व्यक्ति के लक्षण और तीसरा मनोभारक का सामना करने के लिए उपलब्ध संसाधन। यानी कि किसी भी मनोभार उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के सामने व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिक्रिया देगा, उसका आधार इन 3 मुख्य बातों पर रहता है। सबसे पहला है मनोभारक का स्वरूप। दोस्तों, मनोभार को उत्पन्न करने वाले वैविध्यपूर्ण बाह्य एवं आंतरिक उद्दीपक के समूह को मनोभारक कहते हैं। यानी कि मनोभार को उत्पन्न करने के लिए जो जिम्मेदार है वह मनोभारक है। और इन मनोभारक के मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है पर्यावरणीय मनोभारक। आवाज यानी शोरगुल, प्रदूषण आदि पर्यावरणीय मनोभारक कहे जाते हैं। दूसरा प्रकार है मनोवैज्ञानिक मनोभारक। हताशा, दबाव, संघर्ष, आघात आदि मनोवैज्ञानिक मनोभारक है। तीसरा प्रकार है सामाजिक मनोभारक। लड़ाई झगड़ा, अकेलापन, रिश्ता टूटना आदि सामाजिक मनोभारक कहे जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मनोभारक हुए, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। ये जो मनोभारक है उनकी जितनी ज्यादा तीव्रता होगी और वह जितने लंबे काल तक रहेगा उतना ही अधिक मनोभार उत्पन्न होगा। जितनी भी भविष्यवाणी की क्षमता कम, उतना ही मनोभार अधिक होता है। तो मनोभार उत्पन्न करने वाली परिस्थिति के प्रति व्यक्ति किस प्रकार से प्रतिक्रिया देगा, उस पर मनोभारक का स्वरूप भी कारणभूत होता है। जैसा मनोभारक का स्वरूप वैसी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के लिए दूसरा आधारभूत मुद्दा है व्यक्ति के लक्षण। व्यक्ति के अपने लक्षण के आधार पर भी मनोभार एवं उसकी प्रतिक्रिया निश्चित होती है। और ये लक्षण शारीरिक, मनोवैज्ञानिक या सांस्कृतिक भी हो सकते हैं। पहले बात करते हैं शारीरिक लक्षणों की। तो व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक रचना और शारीरिक क्षमता एवं आंतरिक कमजोरियां, ये सारी शारीरिक बातें व्यक्ति की प्रतिक्रिया के लिए आधार बनती हैं। अगर व्यक्ति बीमार या कमजोर शारीरिक रचना वाला होगा तो वह स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक मनोभार का अनुभव करेगा। दूसरा व्यक्ति का लक्षण है मनोवैज्ञानिक लक्षण। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, उसका स्वभाव, उसके खुद के प्रति जो विचार है, ये उसके मनोवैज्ञानिक लक्षण है। अगर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है एवं खुश मिजाज है तो वह कम मनोभार का अनुभव करता है। तीसरा लक्षण है सांस्कृतिक लक्षण। सांस्कृतिक लक्षण यानी
संस्कृति के द्वारा दी गई व्याख्या तथा अपेक्षित वर्तन शैली। अगर व्यक्ति सांस्कृतिक स्तर पर अनुरूप वर्तन करने वाला होगा तो वह कम मनोभार का अनुभव करता है। इस प्रकार व्यक्ति के लक्षण और लक्षण भी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक, ये तीनों प्रकार के लक्षण भी मनोभार के कम या अधिक अनुभव के लिए जिम्मेदार होते हैं। मनोभार के प्रति प्रतिक्रिया के लिए तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है मनोभार का मुकाबला करने के उपलब्ध संसाधन। उपलब्ध संसाधन का मतलब यह है कि व्यक्ति के पास मनोभार का मुकाबला करने के लिए कौन कौन से संसाधन है। इन संसाधनों के भी तीन प्रकार है: भौतिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और सामाजिक संसाधन। भौतिक संसाधन यानी कि रुपये, चिकित्सात्मक देखभाल और भौतिक सुविधाएं। अगर व्यक्ति के पास पैसे हैं, वह अच्छा उपचार करवा सकता है और उसके पास भौतिक सुविधाएं ज्यादा है तो वह कम मनोभार का अनुभव करता है। और रुपये कम हैं, चिकित्सात्मक देखभाल नहीं करवा सकता और भौतिक सुविधाएं भी कम है तो ज्यादा मनोभार का अनुभव करता है। उसी प्रकार दूसरे संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन। अगर व्यक्ति खुद कुशल है, परिस्थिति के अनुकूल होने की उसमें अच्छी सूझबूझ है तो वह कम मनोभार का अनुभव करता है। लेकिन व्यक्ति अगर व्यवहार कुशल नहीं है और परिस्थिति को अनुकूल नहीं हो सकता है तो वह ज्यादा मनोभार का अनुभव करता है। तीसरा है सामाजिक संसाधन। सामाजिक संसाधन में परिवार, स्वजन और जाति मंडल से प्राप्त होने वाली सहायता गिनी जाती है। यानी कि आप समाज में इस प्रकार से अच्छे से घुल मिल के रहते हैं कि आपके परिवार के लोग, आपके स्वजन और जाति मंडल के लोग भी आपको सहायता करने के लिए दौड़े चले आते हैं। अगर आपको इस प्रकार की सहायता नहीं मिलती है तो आप ज्यादा मनोभार का अनुभव करते हैं। इस प्रकार अगर भौतिक संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और सामाजिक संसाधन, ये तीनों प्रकार के संसाधन अगर अधिक उपलब्ध हो तो मनोभार कम दिखाई देता है और अगर ये तीनों संसाधन कम उपलब्ध हो तो मनोभार ज्यादा दिखाई देता है। इस प्रकार व्यक्ति मनोभारक, अपने लक्षण एवं उपलब्ध संसाधन, इन तीनों आधार पर मूल्यांकन करके उसके आधार पर उसे क्या प्रतिक्रिया देनी होगी वह निश्चित करता है। यानी कि मनोभार के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दी जाए उसके लिए मनोभारक व्यक्ति के खुद के लक्षण और उसको उपलब्ध संसाधन, ये तीनों बातें महत्वपूर्ण है। व्यक्ति इन तीनों आधार पर मूल्यांकन करके ही क्या प्रतिक्रिया दी जाए वह निश्चित करता है। लेजारस ने इस मूल्यांकन को भी दो सोपानों में वर्गीकृत किया है। पहला है प्राथमिक मूल्यांकन और दूसरा है द्वितीयक मूल्यांकन। प्राथमिक मूल्यांकन क्या है समझते हैं। मूल्यांकन के इस सोपान में व्यक्ति आवश्यकता की गंभीरता के विषय में विचार करता है और जो हो रहा है वह हमारे लिए अच्छा है, योग्य है या मनोभारजन्य है, उसके बारे में सोचता है। साथ ही व्यक्ति यह भी सोचता है कि इसके प्रति मुझे प्रतिक्रिया देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इसे प्राथमिक मूल्यांकन कहते हैं। द्वितीयक मूल्यांकन क्या है? तो व्यक्ति मनोभार का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध व्यक्तिगत एवं सामाजिक संसाधनों का मूल्यांकन करता है। यानी कि मनोभार तो आ गया है, अब उसका मुकाबला कैसे किया जाए, उसके लिए अपने पास कैसे संसाधन है, उसका मूल्यांकन करता है और मनोभार का मुकाबला करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है उसका वह उपयोग करता है। किसी भी मनोभार के सामने अगर खुद के कौशल एवं सामना करने की क्षमता पर पूर्ण विश्वास होगा तो कम मनोभार महसूस करेगा और अगर विश्वास की कमी होगी तो वह अधिक मनोभार का अनुभव करेगा। यानी कि मनोभार से निपटने की अपनी क्षमता पर मनुष्य को विश्वास होना आवश्यक है।
अब हम बात करते हैं मनोभार के उद्गम स्थानों की। मनोभार तो आता ही है, लेकिन हम सावधान रहे और देखें कि ये मनोभार कहाँ से उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, 20वीं सदी चिंता की सदी थी, तो यह 21वीं सदी मनोभार की सदी है। चिकित्सा अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि अधिकतर शारीरिक बीमारियों के मूल में मनोभार कारण रूप होता है। मानव जीवन में कई बार पारिवारिक, व्यावसायिक, सामाजिक, राजनीतिक या भौगोलिक परिवर्तन होते रहते हैं। यही नहीं, मानव जीवन में मनुष्य के सामने अनेकों बार अनेकों प्रकार की चुनौतियां आती रहती है। ये सारी परिस्थितियां मनोभार को उत्पन्न करती हैं। मनोभार के उद्गम स्थानों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आघातजन्य घटनाएं, दूसरा जीवन की तत्कालीन घटनाएं तथा तीसरा दैनिक परेशानियां। आइए इन तीनों भागों को क्रमशः समझते हैं। आघातजन्य घटनाएं। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी आघातजनक घटनाएं घटित होती है जिसकी वजह से मनोभार उत्पन्न होता है। व्यक्ति जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन सहन कर लेता है, परंतु अचानक कोई आघातजनक या बड़ी परिस्थिति या बड़ी घटना आ जाती है तो मनोभार उत्पन्न होता है। जैसे कि भयंकर आग लग जाए और व्यक्ति का पूरा घर जल जाए, कोई भी चीज न बचे, तो जीवन कैसे जिएगा? तो मनोभार उत्पन्न होगा ही। भूकंप हो जाए और मकान, मिलकत सब ढह जाए, बर्बाद हो जाए, या बाढ़ आए और सारी माल मिलकत उसमें बह जाए, तो जब ऐसी घटनाएं होती है तो उसका प्रभाव मनोभार के रूप में प्रकट होता है। इसके अलावा भी आंधी तूफान आ जाना, सुनामी आना या किसी दहशतपूर्ण गुनाह यानी कि हत्या या अपहरण का साक्षी बनना पड़े। कोई व्यक्ति मर्डर होते हुए देख ले या अपहरण उसके सामने हो जाए या युद्ध और आतंकवाद जैसी घटनाएं हो, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति मनोभार का अनुभव करता है। ऐसी घटनाओं से उत्पन्न मनोभार के निषेधक प्रभाव तीव्र एवं अत्यंत हानिकारक होते हैं। मनोभार का दूसरा उद्गम स्थान है जीवन की तत्कालीन घटनाएं। जीवन में बनी हुई तत्कालीन घटनाएं व्यक्ति में मनोभार उत्पन्न करती हैं। परिवार में अचानक किसी की मृत्यु हो जाए या व्यक्ति का तलाक हो जाए, तो ऐसी घटनाओं से व्यक्ति मनोभार का अनुभव करता है। उसके अलावा भी वैयक्तिक घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे कि रहने के स्थान में परिवर्तन आए, यानी कि नौकरी में तबादला हो जाए और एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़े। व्यक्ति को खुद को चोट लगे या उसका जो कार्यस्थल है वहां अधिकारी के साथ उसका झगड़ा हो जाए। ऐसी तत्कालीन यानी कि अचानक होने वाली घटनाएं भी मनोभार उत्पन्न करती हैं। इसके साथ साथ आर्थिक बातें भी मनोभार उत्पन्न करने में जिम्मेदार होती हैं, जैसे कि पैसे की तंगी, कारोबार में मंदी, बेकारी या पैसे चोरी हो जाना। ये घटनाएं जब अचानक घटित होती है तो मनोभार का प्रभाव दिखाई देता है। मनोभार का तीसरा उद्गम स्थान है दैनिक जीवन में आने वाली मुसीबत। दैनिक जीवन की मुसीबतें भी व्यक्ति में कभी कभी मनोभार उत्पन्न करती हैं। हमारा जो नियमित रूप से चलने वाला जो कार्यकलाप है उसमें भी कहीं बाधा आ जाती है तो मनोभार उत्पन्न करती है। जैसे कि नौकरी करने वाली गृहिणी होती है तो उसे गृह कार्य भी करना है, बालकों का पालन पोषण भी करना है, उनके शिक्षण का भी ध्यान रखना है और कार्यालय के कार्य को तो उसे करना ही है। तो जब इन सारे कार्यों में और समय में वह समायोजन नहीं साध पाती तो मनोभार का अनुभव होता है। उसके अलावा भी जो नौकरी का स्थान है वह दूर हो, इसके साथ साथ उसके लिए अगर अप डाउन करना पड़े तो मनोभार उत्पन्न होता है। दूसरे उदाहरण से समझे तो मान लीजिए कोई परीक्षार्थी है और वह परीक्षा देने के लिए जा रहा है और ट्रैफिक जाम में फंस जाता है या उसका वाहन
खराब हो जाता है या परीक्षा में लिखते लिखते समय उसकी पेन ठीक से नहीं चलती। तो ये भी दैनिक जीवन में आने वाली ही मुसीबतें हैं। ऐसी छोटी छोटी मुसीबतों से भी कई बार मनोभार का अनुभव होता है। तो इस प्रकार मनोभार के 3 प्रकार के उद्गम स्थान हैं जिसकी हमने बात की। आज के इस वीडियो में हमने लेजारस का कोष्ठक और मनोभार के उद्गम स्थानों की बात की। आज इतना ही। नमस्कार, सबका मंगल हो।